हेलो, हेलो, हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों। वेलकम टू उपरा फिजिक्स। आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क्या? प्रकाश का परावर्तन। तो आज की क्लास में हम प्रकाश का परावर्तन यानी परावर्तन वाले टॉपिक को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बाबू? तो आप धैर्य बना करके इस पूरे वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, कॉपी और पेन लेकर साथ बैठिएगा। यदि हम बोलेंगे कि आप भी मेरे साथ ये ऐसा फिगर बनाओ, ऐसा करो, आप भी उसी तरीके से कीजिएगा। ठीक है बाबू? हम गारंटी लेते हैं कि आपको याद करा देंगे, तो सच सच बोल रहे हैं, हम आपको पक्का है याद करा देंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुका है। आपको सिर्फ वही टॉपिक चाहिए जो कि बोर्ड एग्जाम में आए। तो हम आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो धैर्य बना करके कॉपी और पेन ले करके ध्यान से मन लगा करके पढ़ना। ठीक है? ऐसा नहीं कि हम बीच में छोड़ के भाग जाए। बीच में छोड़ के भागोगे तो घाटा तुम्हारा होगा। तो मन लगा करके पूरा वीडियो देखना, सीख लेना। तो चलो टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट आता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। क्या टॉपिक आएगा? प्रकाश का परावर्तन वाला टॉपिक। क्या है आओ समझो। लिखा है इसमें प्रकाश की किरणों का किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम आसान सा परिभाषा लिखा है, याद कर सकते हो। प्रकाश की किरणों का किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को यहाँ पे देख सकते हो। ये एक चिकना तल है, ठीक है, एम डैश यहाँ पे लिख सकते हो, ये दर्पण है कोई या समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखोगे एक किरण आ रही इधर से, इधर देख रहे हो एक किरण आ रही है। ठीक है, एक किरण इधर आ रही है, इसे बोलेंगे हम लोग आपतित किरण। और इधर एक किरण जा रही है, इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, आई और उसी माध्यम में वापस चली गई, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, हाँ बाबू, ये बीच में हम लोग क्या कर देते हैं? अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है ये वाला, उसको बोल दिया जाता है आपतन कोण। और इधर ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन बहुत ही छोटा सा टॉपिक, आसान सा है। प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, बीच में क्या हो जाता? अभिलंब हो जाता है। ठीक है बाबू, आप समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम आपको सिखाएंगे परावर्तन के नियम। क्या सीखोगे? परावर्तन के नियम सीखोगे। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला वाला कौन सा है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर। तो सर जी आपतन परावर्तन क्या होता है? आओ चलते पीछे। यहाँ पर देखो लिखा है आपतन कोण कौन होगा, तो यहाँ पे लिखा है जो आई वाला एंगल, यहाँ पे देखो ये वाला आई एंगल, ये आपतन कोण हो गया। ये क्या हो गया हमारा? परावर्तन कोण। आपतन कोण ये, परावर्तन कोण ये। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मेरे साथ याद करो, क्या? परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। कौन कौन सा? पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि हम इसे लिखे तो लिख सकते हैं एंगल एंगल आई इज इक्वल टू एंगल एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण जो आपतन कोण रहेगा वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। बोलो याद हो गया? ठीक है, आओ चलते हैं टॉपिक नंबर 2 यानी दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, ध्यान दो, आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एकदम आसान सा है। क्या है? आओ पीछे एक बार फिर से चलते हैं। ध्यान देना, ये कैसी किरण है? आपतित किरण। इसका कलर अगर हम चेंज कर ले थोड़ा सा, बाबू रुक जाओ, तो कलर इसका हम चेंज करके आपको सिखाएं।
ये कैसी किरण आ रही है? आपतित किरण। ये क्या है? जिस बिंदु पर पड़े उसे बोलते हैं क्या? आपतन बिंदु। बीच में क्या हो गया? अभिलंब। इधर क्या हो गया? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण आ रही है, अभिलंब है, परावर्तित किरण, तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये हो गया परावर्तन का दूसरा नियम। आई होप कि ये दो नियम आप अच्छे से सीख गए होंगे। आप हमारे साथ बार-बार रिपीट करके याद कर लो। ठीक है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है बाबू। अब हम चलेंगे आगे के टॉपिक पे। आगे टॉपिक आपका मिल गया यहाँ पे प्रतिबिंब। क्या मिला आपको? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? एकदम आसान सा। क्या? जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है? सुबह सुबह उठते हो, नहाते होते हो, कि साहब कंघी करते हो। हाँ, जब कंघी करते हो तो शीशा यानी दर्पण में देखते हो। किसमें देखते हो? दर्पण में। उस दर्पण में क्या बनता है? आकृति बनता है। ठीक है? लाओ अभी दर्पण लेके आओ, उसमें देखो। आकृति बनेगा ना? आकृति बनेगा तो उसी आकृति को क्या कहते हैं? हम लोग उसी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में जो आकृति बनती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। आगे आ जाओ। यह जो प्रतिबिंब होता है कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है प्रतिबिंब। दो प्रकार का होता। कौन कौन सा? पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। हमारे साथ याद करो। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है, जब रखा जाता है तो क्या आकृति बनेगा? उसी आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कितने प्रकार का सर जी? दो प्रकार का। कौन कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। याद करते रहना हमारे से। हाँ, बेमंची मत करना, नहीं पाप लगेगा। याद करते रहना। वास्तविक प्रतिबिंब हो गया हमारा और आभासी प्रतिबिंब। आप कहोगे सर जी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो एकदम छोटे की परिभाषा याद कर लो। एकदम छोटे की परिभाषा याद करो। क्या? वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तव में बनता है। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तव में बनता है। या फिर कहो ऐसा प्रतिबिंब। ठीक है? जब दो किरणें सच में एक दूसरे को कहीं काट रही होती हैं तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है। ठीक है? और कहीं पे दो किरणें सच में नहीं काट रही हैं तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। कहो सर जी तो समझ में नहीं आया। एकदम आसान सा याद कर लो। वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तव में वास्तव में बनता है। ठीक है? आभासी प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तव में नहीं बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इतना याद कर लो। वैसे प्रतिबिंब के ये वास्तविक आभासी पूछने वाला नहीं है। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनेगा ये पूछता है। तो अच्छे से तैयार कर लेना बाबू। ठीक है? फिर से आ जाओ। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे तो दर्पण में जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का? दो प्रकार का। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब हो गया। ठीक है बाबू? चलो आगे चलते हैं। ठीक? अब आगे आ गया हमारा टॉपिक दर्पण। क्या आ गया हमारा टॉपिक अब? दर्पण आ गया। अच्छे से सीख लेना। ठीक? अब हम लोग क्या सीखेंगे? दर्पण सीखेंगे। ठीक है? दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है? समतल दर्पण पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार कौन सा? गोलीय दर्पण हो गया। तो दर्पण दो ठे हो गया, समतल और गोलीय। ठीक समतल में अरे हाँ, ये जो बबुनी है ना यहाँ पे, ये देखो जो दर्पण यहाँ पे देख रही है ना, ये कौन सा दर्पण देख रही है? समतल दर्पण देख रही है। कौन सा? तुम बबुनी पे मत ध्यान दे, दर्पण पे ध्यान दो। कौन सा दर्पण है? ठीक है? ये सब बबुआ लोग बबुनी पे ध्यान देता है। इधर चलो। ठीक है? आओ चलते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ये कौन सा दर्पण देख रही? तो यहाँ पर रुको रुको तो मुँह लिप दे। ये समतल दर्पण में देख रही है। किसमें? समतल दर्पण। तो याद रख लो क्या कौन सा दर्पण ये लगाई है?
समतल समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता, सीधा। देख लो ये सीधे है तो कैसा बन गया यहाँ पे प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब उल्टा तो नहीं बना है, नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता, सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता, सीधा बनता। हाँ, ये जितना बड़ा इनका मुंह उतने बड़ा शीशा में भी बनेगा, यानी दर्पण में भी बनेगा। यानी कि वस्तु के बराबर इनका मूड़ी जितना बड़ा है ना उतने बड़ा मूड़ी यहाँ पे बना है, यानी कि सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। एक चीज और याद कर लो, आभासी बनता है। तो आप सीधा सीधा याद कर लो, एक लाइन एमसीक्यू में कितनी बार भी पूछा है, आपके भी एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक ना, इसको याद कर लेना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। आभासी सीधा वस्तु के बराबर, आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है बाबू। अब हम आपको सिखाएंगे गोलीय दर्पण। क्या सिखाएंगे अब हमको, गोलीय दर्पण सिखाएंगे। तो ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया, एक हो गया अवतल दर्पण और दूसरा का हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया एक, और दूसरे नंबर पे कौन हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ठीक, तो ध्यान दो, अवतल दर्पण यहाँ पे लिखा है, देखो अवतल दर्पण, यहाँ पर उत्तल। यदि उभरे हुए तल पर कलई होता है, कलई किया हुआ पृष्ठ यदि कैसा हो, उभरा तल हो, देखो उभरे तल पे क्या किया गया है, ये कलई किया गया है, ठीक है। और परावर्तक पृष्ठ देखो इधर से आ रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ है, यानी ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है ये, अवतल दर्पण है। यहां पर देखो तो कलई वाला भाग अंदर की तरफ है, ये कैसा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो यानी उभरे हुए तल पर, उभरे हुए तल पर कलई तो अवतल, अंदर की ओर तो उत्तल। जैसे मान लो ये ऐसा, इसके पीठी पे क्या कर दिए हम लोग, पेंटिंग कर दिए। क्या कर दिए, पेंटिंग। जब पीठी पे पेंटिंग करेंगे तो अवतल दर्पण हो जाता है, बोलो याद कर लोगे। तो अवतल पीठी पे पेंटिंग कर देते हैं तो पीठी मतलब समझ रहे हो ना, उभरे तल पर तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण हो जाता है। ठीक है बाबू। और अगर अंदर की तरफ पेटे पे पेंटिंग, अरे बाबू, अगर पेटे पे पेंटिंग कर देंगे तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है बाबू। कहोगे यहाँ पे फोटो सर तो नहीं लगा, अरे मिलेगा आगे, चलो। हाँ बाबू, अब हम आपको सिखाएंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसके उभरे भाग पर कलई होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसके उभरे भाग पर कलई, यहाँ पे फिर से फिगर देख सकते हो, यहाँ पे फिर से फिगर आप देख सकते हो, ये उभरा तल था, इसके ऊपर कलई हुआ है ना, ये सब क्या है, ये सब कलई है, यानी ये कैसा दर्पण हो गया, अवतल। और अंदर की ओर अगर कलई होता है तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। एकदम आसान सा परिभाषा याद कर सकते हो। उभरे तल पे कलई तो अवतल, अंदर की ओर कलई तो उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है बाबू, चलो आगे चलते हैं। ठीक, तो हम आपको सिखाएंगे दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद। क्या, दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद हम आपको अब सिखाएंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है ध्रुव। क्या, तो ये जो दर्पण है ना, ये कैसा दर्पण है, अवतल है, क्योंकि उभरे तल पर कलई है। ये कैसा दर्पण, अवतल दर्पण। ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, एक हम अवतल बना दिए यहाँ पर और एक उत्तल बना दिए। ठीक है, आओ, ध्रुव क्या होता है, तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना, ये जो अवतल है ना, अवतल दर्पण, इसका जो बीचों बीच वाला पॉइंट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव। और इसे हम लोग पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, पी से। याद कर लोगे क्या, हाँ, ये जो अवतल दर्पण है, इसका जो बीचों बीच वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, ध्रुव बोला करते हैं। बोलो समझ गए हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो बाबू आगे चलते हैं हम। यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा आपका बीचों बीच वाला पॉइंट, ध्रुव। ध्रुव किसे दर्शाते हैं, पी से। आगे आ जाओ, वक्रता केंद्र। अब क्या सिखाएंगे आपको हम, वक्रता केंद्र सिखाएंगे। तो ध्यान देना, ये एक गोले से काट के निकाला गया होगा, ये ऐसा ये गोला रहा होगा ना ऐसा, ठीक है, ये ऐसा क्या रहा होगा, एक गोला रहा होगा, ठीक है ना, अरे ऐसे एक गोला रहा होगा, फुचुक से काट के लिया चिपका दिया इसे। हाँ सर जी, फुचुक से काट के लिया चिपका दिए। हाँ, तो ये गोला से जो गोली दर्पण होते हैं, वो कांच के खोखले गोले से बनाए जाते हैं, यानी वो कहीं न कहीं गोला रहा होगा, उसी से काट के बनाया गया होगा, तो गोला है ना सच में। तो इसका कुछ केंद्र भी रहा होगा,
उसी केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसे हम लोग सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से। ठीक उसी तरीके से इसका भी कुछ केंद्र होगा तो इसको किससे दर्शाएंगे? सी से। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटा गया होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, सीधे बीचों बीच वाला पॉइंट हो गया वक्रता केंद्र, सी से दर्शाते हैं इसे। ठीक है बाबू, यहां पर सी हो गया। अब आ गया मुख्य फोकस। क्या आ गया? मुख्य फोकस। आप लोग याद रख लो क्या, पी और सी का जो बीचों बीच वाला पॉइंट मिलेगा, पी और सी, पी मतलब ध्रुव, सी मतलब वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच वाला जो पॉइंट रहेगा उसे क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। और इसे हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। किससे? कैपिटल एफ से। हमारे साथ आप भी पढ़ते पढ़ते चलो और याद करते करते चलो, नहीं तो भुला जाओगे। ठीक है बाबू। तो हाँ, ध्रुव क्या होता है? हाँ सर जी, ध्रुव मतलब पी से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? हाँ सर जी, यहाँ पे सी से वक्रता केंद्र हो गया। मुख्य फोकस एफ से हो गया। इसका मुख्य फोकस, इसका बीचों बीच वाला पॉइंट क्या हो गया? मुख्य फोकस एफ दर्शा। कोई दिक्कत नहीं। ये कैसा दर्पण था? अवतल दर्पण था। लिख देते हैं फिर से यहाँ पे, ये कैसा दर्पण था? अवतल है। यहाँ पे ये कैसा दर्पण था? उत्तल है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण था। आ गया हो बाबू, वक्रता त्रिज्या। अब क्या सीखना आपको? वक्रता त्रिज्या क्या हो? तो ध्यान दो, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ये वाली दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे हम आर से दर्शाते हैं। बोलो समझ गए? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलत हैं? वक्रता त्रिज्या बोलत हैं। ठीक है बाबू। हाँ, अब हम बात करेंगे यहाँ पर वक्रता त्रिज्या। देखोगे ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, इसके बीच की दूरी ये हो गया पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। इसे हम लोग आर से दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे फोकस दूरी की। फोकस दूरी क्या है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। ध्यान देना, सिर्फ इतना ले, यहां से लेकर के यहां तक। कलर चेंज कर ले थोड़ा सा और आपको समझ आवे। हाँ रुक जाओ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं व्हाइट पेज से। यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या हो गया आपका? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी। ठीक है, कैपिटल एफ मतलब मुख्य फोकस। यहां से फोकस दूरी नापना हो तो ध्रुव हो गया और यहाँ मुख्य फोकस हो गया, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और फोकस के दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है। ठीक है बाबू, आप समझ गए होंगे। इसका मुख्य अक्ष की बात करें तो ये जो सीधी लाइन होती है ना, इसी को पूरे क्या बोल देते हैं? मुख्य अक्ष। यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी ये सब क्या है? ये सीधी लाइन बीच में जो आई है, इसी को बोला जाता है मुख्य अक्ष बोला जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये दो तीन चार टॉपिक जो छोटे छोटे नाम याद करना है। ठीक है, ध्रुव क्या होता है? बीचों बीच वाला पॉइंट। वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य फोकस हो गया, फोकस दूरी हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और हम आपको सिखाएं क्या, कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध एक होता है। होता क्या है? कुछ इस तरीके से, आर बराबर टू एफ होता है। आर बराबर टू एफ, या फिर इसी को लिख सकते हो एफ बराबर आर बट्टे में दो। याद कर लेना, इस पर सवाल आता है एमसीक्यू में। ठीक है, हाँ, यानी एफ बराबर आर बाई टू। यदि फोकस दूरी दिया है तो दुगुना करो, वक्रता त्रिज्या आएगा इसी फॉर्मूले पे। एफ दिया तो आर निकाल लोगे, आर दिया तो एफ निकाल लोगे। ठीक है लल्ला, आगे बढ़े हम। चलो तो आगे चलते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम सिखाएंगे। गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। एकदम आसान सा है। आओ धैर्य बना करके सीखो। कैसे सीखोगे? आओ इधर। पहला कंडीशन यहाँ पे लिख, ये एक अवतल दर्पण है। ये कैसा दर्पण है? यहाँ पर अवतल दर्पण है। ये कैसा दर्पण? अवतल दर्पण है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। बस इतना आपको याद है। ये कैसा दर्पण था आपका? अवतल दर्पण था। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष होता है, इसी को तो मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर चली जाती है। एक बार फिर से देख लो आप,
देख लो एक बार फिर से, देखो यहाँ पे क्या है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, फोकस से होकर जा रहा है ना, ये फोकस है ना, इसी फोकस से होकर जा रही है, बस पहला नियम खत्म। क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के चली जाती है। आ जाओ आगे, उत्तल के लिए कैसा कंडीशन लगाओगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यहां सच में फोकस से होकर जाती है, यहां फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये था आपका पहला कंडीशन या पहला नियम, आपको याद करना था। यहां पर समांतर आएगी तो फैल जाएगी, जैसा लगेगा फोकस से होकर जा रही है। ठीक, ये था आपका पहला नियम। ये कैसा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण। आओ दूसरे कंडीशन पे चलते हैं। दूसरा कंडीशन है, ये हो गया आपका वही अवतल दर्पण। ये कैसा दर्पण, उत्तल, जानते हो ये अवतल है और ये कैसा, उत्तल है। ठीक है बाबू, हाँ। आओ चलते इधर, मुख्य फोकस पर डायरेक्ट जब प्रकाश की किरण आएगी, परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। ठीक है बाबू, जब मुख्य फोकस से होकर आएगी तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। यहां पर जब फोकस की तरफ आएगी, यहां देखो फोकस है ना, इसी फोकस की तरफ आ रही थी, लेकिन अंदर तो जाना नहीं देगा, क्यों, क्योंकि अंदर पेंटिंग किया गया है। हाँ, इसलिए ये क्या हो जाती है, समांतर। देखो अवतल उत्तल, अवतल उत्तल सब साथे साथे बता रहे हैं। ठीक है बाबू, तो आप इसे अच्छे से सीख लेना, ये दूसरा नियम है। क्या, फोकस होकर जाने वाली प्रकाश किरण समांतर हो जाती है, यहाँ फोकस से आने वाली प्रकाश किरण, फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। ये दो कंडीशन। तीसरा बहुत ही आसान है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। वही कहानी यहाँ पर आ रही थी, अंदर तो जा नहीं पाएगी और यही आधे रास्ते से वापस लौट जाएगी, यानी परावर्तन ऊपर से होगा, अंदर तो जा नहीं पाएगा। ठीक है बाबू, यानी ये तीन नियम हो गया परावर्तन का। पहला नियम यहाँ, दूसरा नियम यहाँ, तीसरा नियम यहाँ। चौथे नियम की यदि बात करें, चौथा नियम क्या है, सीधे इसके ध्रुव पर प्रकाश की किरण डालो, कहां पर सीधे ध्रुव प्रकाश की किरण पड़ेगा वैसे से परावर्तित हो जाएगा, ऐसे यहां से परावर्तित हो जाएगा। ये हो गया आपका चार। इन्हें चारों नियमों का उपयोग करके हम प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे। आओ एक बार आपको फिर सिखा देते। अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण समांतर हो जाती है। चौथा, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ से वापस लौट जाती है। चौथा, ध्रुव से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती है। आई बराबर आर हो जाता है, यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। ठीक है बाबू, चलो बढ़ते हैं आगे का टॉपिक पर। इन्हीं चारों नियमों का उपयोग करके हम प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे। ठीक है, आओ चलते हैं। अब आगे देखोगे है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये सब एनसीईआरटी में आपका बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अच्छे से याद कर लेना है सब। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पहला कंडीशन पे आते हैं, जब वस्तु कहीं अनंत पे, ये वस्तु कहां पर रखी है, अनंत पर रखी है। जब वस्तु अनंत पे है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है। रुको बाबू थोड़ा सा रुक जाओ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण यहाँ, अरे बाप रे ये क्या हो जाए। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर में प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। किससे होकर चली जाएगी, ये मार्कर हमारा क्यों नहीं, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। रुक जाओ बाबू थोड़ा सा, तो ये क्यों नहीं चल रहा है, हाँ थोड़ा सा रुक जाओ बाबू आप लोग तो। ठीक है, आओ चलते टॉपिक, हम लोग अब सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब क्या करें यार, बीच में मिस्टेक हो जाता था, अब क्या करना, सब देखना उसी, अभी लाइन कट जाएगा और प्रॉब्लम आ जाएगा, अब जल्दी जल्दी सिम करना होता है। हाँ बाबू, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पहला कंडीशन यही है, क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। ठीक है, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से होकर जाती है तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, मुख्य फोकस पर बनता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर है, जब वस्तु को सी के परे रखते हैं तो कहां पे प्रतिबिंब बनता है, एफ और सी के बीच में बनता है। ठीक है, और यहां पर बात करें चौथे कंडीशन पे, जब सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, सी पर ही बन जाता है। ठीक है, और चौथा कंडीशन है, जब सी और एफ के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां पे बन जाता है, सी से परे,
परे मतलब दूर बन जाता है यहाँ पे। अभी हम सब लिखा लिखाई देंगे आप। और जब यहाँ पर हम F पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहीं अनंत में बन जाता है। जब P और F के बीच रखा जाता है प्रतिबिंब आभासी बन जाता है, वस्तु से बड़ा बन जाता है। ठीक है, ऐसा। अब आगे यहाँ पर आप लिखा लिखा पाओगे, सीख सकते हो। ठीक है बाबू, क्या जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, मुख्य फोकस पर बना, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। C से पर यानी C के जस्ट बगल में होता है तो F तथा C के बीच छोटा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ऐसे करके आप 6 कंडीशन को याद कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, हाँ, यदि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा, इसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा कम समय का लगेगा, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने में समय ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के सिर्फ दो ही कंडीशन है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, मुख्य फोकस में बनता है। देखो समांतर आती है, ऐसे समांतर आती है, फैल जाती है, कहाँ पे जैसे लगता है फोकस से होकर जा रही है। यानी कहाँ पे बन जाता है प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पर। और जब अनंत तथा ध्रुव के बीच में होता है तो सी और एफ के, पी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बन जाता है यहाँ। ठीक है, सीधा बनता है। जब वस्तु अनंत पर होता है तो मुख्य फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज के, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। ये दो कंडीशन है, आपको हम लिख कर देते। अब हम बात करेंगे चिन्ह का, कि कहां पे प्लस लेते हैं कहां पे माइनस। आपको याद रख लेना है कि दर्पण पर कोई प्रकाश किरण सदैव सदैव लेफ्ट साइड से डाली जाती है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, इधर से प्रकाश डाला जाता है। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखा है देखो, आपतित प्रकाश की किरण, इधर से इधर क्या है, आपतित प्रकाश की किरण, ऐसे प्रकाश किरण आती है। ये हो गया दर्पण का ध्रुव। अगर दर्पण से इधर का दूरी नाप रहे हो, ठीक है, बाई तरफ जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, तो ऊपर देख सकते हो चिन्ह लगा है, बाई ओर की दूरी निगेटिव लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इधर को जा रहे हो, दर्पण कोई है उससे इधर को जा रहे हो, ठीक है, दाई तरफ, तो वहां पे कैसा वैल्यू लोगे, प्लस में। इधर जा रहे हो तो माइनस। यदि ऊपर की तरफ जा रहे, कोई ऊपर जैसे वस्तु रखा गया दर्पण, कोई वस्तु रखा गया है ऊपर की तरफ, तो ऊंचाई क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो निगेटिव, सीधा सा आप जानते होगे क्या, ऐसे करके इधर आओ तो पॉजिटिव, इधर आओ तो रुक जाओ इनको मिटा, इधर आओ तो निगेटिव, इधर जाओ तो पॉजिटिव, ऊपर जाओ तो पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है जी, ऊपर जाओ तो पॉजिटिव, नीचे आओ तो निगेटिव। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रख लेना। ठीक है बाबू, चलो आगे चलते हैं। अब आगे आ गया दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। याद करो सीधे से, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या सीधा से ऐसे याद करो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो गया। ठीक है, f मतलब फोकस दूरी, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब वस्तु की दूरी हो गया। ठीक है बाबू, चलो आगे चलते हैं। ये दर्पण का सूत्र u v f में संबंध का फॉर्मूला है। ठीक, अब हम आपको सिखाएंगे आवर्धन। आवर्धन मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इसको m से, इसे हम छुटके m से दर्शाते हैं। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसे हम h i लिख देते हैं, बटे में बिंब की ऊंचाई, इसे h o, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे शॉर्ट में लिख सकते हो। यानी आप लिख लोगे m बराबर h i बटे में h o, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रतिबिंब लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई क्या हो गया, आवर्धन हो गया। ठीक है बाबू, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान रखना, ये एच आई बटे एच ओ एक फार्मूला और आप याद रख लो, एम इज इक्वल टू माइनस वी बटे में यू, एम इज इक्वल टू माइनस वी बटे यू। ठीक है, या सीधा सीधा लिखो, एम बराबर एच आई बटे में एच ओ बराबर एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस वी बटे में। इसका, इस फार्मूला का जरूरत 100% आपको पड़ेगा, अच्छे से सीख लेना। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब सर जी, जब आवर्धन का मान 1 के बराबर हो जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो लिख सकते हो प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का ही बनेगा।
ठीक है बाबू। जब आवर्धन का मान 1 आए तो जितना बड़ा प्रतिबिंब रहेगा उतने बड़ा वस्तु रहेगा, या फिर ऐसे इसका उल्टा बोल दे, सीधा करो इसे। जितने बड़ा वस्तु रहेगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यदि आवर्धन का मान 1 आया तो। ठीक है। यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा आए, 1 से बड़ा आए, तो जो प्रतिबिंब है वो भी बड़ा बनेगा वस्तु से। आवर्धन का मान 1 से अधिक तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा ना। इसको ऐसे सीखो, 1 से बड़ा, आवर्धन 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब भी बड़ा बनेगा। आवर्धन 1 से बड़ा, प्रतिबिंब भी बड़ा। आवर्धन 1 से छोटा, आवर्धन 1 से छोटा हो जाए, यदि आवर्धन 1 से छोटा हो जाए तो जो प्रतिबिंब है वो भी कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। वो भी कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है बाबू। एक चीज और ध्यान देना, अगर कभी भी, अगर कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बोले सवाल में, कैसा प्रतिबिंब बोले, वास्तविक प्रतिबिंब बोले, प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बोलेगा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बोलेगा, वहां पे जो आवर्धन लेना आप, एम का वैल्यू, जो एम का वैल्यू आप लेना, क्या लोगे, प्लस में लोगे कि माइनस में लोगे, हाँ, प्लस में या फिर माइनस में। तो आपको एम का वैल्यू हमेशा किस में लेना है, माइनस में लेना है। किस में लेना, माइनस में। यदि आभासी प्रतिबिंब होगा, कैसा प्रतिबिंब हो, आभासी हो, तो आप आवर्धन का वैल्यू जो एम होगा वो पॉजिटिव लेना। यानी निगेटिव बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब है, और जो प्लस वैल्यू आवर्धन का बताएगा कि जो आवर्धन है वो कैसा होगा, आभासी। आभासी मतलब सीधा, याद रख लो, आभासी रहेगा तो सीधा रहेगा, वास्तविक रहेगा तो उल्टा रहेगा। एक फार्मूला अभी अभी हम सीखा है यहाँ पर, क्या, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपान में यू सिखाए हैं। यू हमेशा निगेटिव रहता है, निगेटिव निगेटिव कटेगा तो पॉजिटिव, यानी कि उत्तल के लिए ये सही है। ठीक है बाबू, एकदम। अब हम चलते हैं आगे, पूरा टॉपिक खत्म। ये था आपका परावर्तन वाला पूरा टॉपिक। धैर्य बना के पूरा सीख लेना, याद कर लेना बाबू। ठीक है, हाँ। चलो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में गुड, फाइन, कुछ भी लिख दिया करो ताकि उससे मोटिवेशन थोड़ा सा मिले। ठीक है बाबू, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों।